हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं OCPD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये हमारा क्लस्टर C का लास्ट डिसऑर्डर है और ये कंप्लीट करने के बाद हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, हम अगर बात करें OCPD के बारे में तो आप लोगों ने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो परफेक्शन की तलाश में रहते हैं। हर चीज़ वो कंट्रोल करना चाहते हैं और ना सिर्फ खुद परफेक्ट दिखना चाहते हैं, परफेक्शन हर चीज़ में दिखाना चाहते हैं या हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, बल्कि दूसरों से भी ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि दूसरे भी इतने ही परफेक्ट हों। जो काम वो दूसरे कर रहे हैं इनसे रिलेटेड है या नहीं है, वो इतना ही परफेक्ट होना चाहिए। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आज हम इस OCPD के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे एक कॉमन कन्फ्यूजन दूर करने से। बेसिकली बहुत सारे लोग OCPD को और OCD को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, हालांकि इनमें बहुत वाज़ेह डिफरेंस है। OCPD और OCD दोनों अलग डिसऑर्डर्स हैं। OCD में इंसान को अनवांटेड थॉट्स और कंपल्सिव बिहेवियर्स होते हैं, जबकि OCPD में ये ही इंडिविजुअल सोचता है कि उसका तरीका ही सही है, बाकी सारे लोग जो हैं वो गलत करें। यानी OCD वाले इंसान में थोड़ी बहुत वो अवेयरनेस कह लें, या अगर उसकी इंसाइट होती है अपने बारे में कि थोड़ा सा गलत है, या मैं अपने थॉट्स से परेशान हूँ, या मेरे जो कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं वो मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करें। लेकिन जो OCPD वाले लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जो हमारा तरीका है वही बेस्ट है और जो बाकी लोग कर रहे हैं वो सब गलत है, और वो हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं। बाकी जो OCD को है हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम OCD पढ़ेंगे, उस स्पेक्ट्रम के डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, तो फिर हम OCD को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम OCPD को डिटेल में पढ़ते हैं और फिर जब हम OCD को पढ़ेंगे तो फिर इसका कंपैरिजन भी कर लेंगे। अगर हम बात करें OCPD की यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, तो ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो क्लस्टर C में आता है या क्लस्टर C में क्लासिफाइड है, जहाँ लोग एंजाइटी ड्राइवन बिहेवियर्स शो करते हैं। इस डिसऑर्डर में इंडिविजुअल्स हर चीज़ को परफेक्ट, ऑर्गेनाइज्ड, कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये परफेक्शनिज्म इतना ज़्यादा होता है कि वो उसकी ज़िंदगी, रिलेशनशिप्स और वर्क को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो OCPD है ये एक इंसान की आदत है। हालांकि OCPD सिर्फ एक आदत नहीं है, ये पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है, जहाँ एक इंसान सोचता है कि हर काम मेरे तरीके से, सही तरीके से और परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। ऐसे लोगों में जो मेन फीचर्स देखे जाते हैं उनमें आ जाता है परफेक्शनिज्म, यानी कि ऐसे लोग कहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए वरना वो काम कंप्लीट ही नहीं है, इसको दोबारा करने की ज़रूरत है। कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को ट्रस्ट नहीं करते, और अगर काम किसी और के तरीके से किया जाए या किसी और से करवाया जाए तो उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, मुझे करना चाहिए था क्योंकि अगला इंसान प्रॉपर्ली नहीं करेगा। अच्छा, वर्क फोकस हो सकते हैं, यानी इनकी जो लेजर एक्टिविटीज़ होती हैं, दोस्तियाँ होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, ये सारे लोग ऐसी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं क्योंकि सिर्फ काम इम्पॉर्टेंट है तो ऐसी चीज़ों को इंसान को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, रूल्स, मॉरल्स और टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रिजिड होते हैं ऐसे लोग। अच्छा, ज़िद करते हैं, हठ धर्मी दिखाते हैं, अपने व्यूज़ और तरीके को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पे। अच्छा, अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कहता है कि देयर इज़ अ परवेसिव पैटर्न ऑफ प्री ऑक्यूपेशन विद ऑर्डरलीनेस, परफेक्शनिज्म and mental and interpersonal control at the expense of flexibility, openness and efficiency, beginning by early adulthood and present in variety of contexts as indicated by 4 or more of the following। यानी DSM के अकॉर्डिंग ऐसे इंडिविजुअल्स हर चीज़ को परफेक्ट, ऑर्गेनाइज और कंट्रोल में रखना चाहते हैं या रखने की कोशिश करते हैं, और ना सिर्फ अपने कामों में बल्कि दूसरों के बारे में भी ऐसा ही ख्याल करते हैं, ऐसी ही चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं और दूसरों के साथ डीलिंग में भी वैसा ही बिहेवियर शो करते हैं। और ये परफेक्शनिज्म, कंट्रोल, इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ख़त्म कर देता है। न्यू आइडियाज़ एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और काम का जो असल मकसद या एफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाती है। ये जो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है अर्ली अडल्टहुड से, और ये देखा जाता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में।
घर में, वर्क प्लेसेस पे, दोस्तियों में, हर कॉन्टेक्स्ट में नज़र आना शुरू हो जाता है। और डायग्नोसिस के लिए सिर्फ ये नहीं बल्कि नीचे दिए गए 8 सिम्पटम्स में से 4 या 4 से ज़्यादा होना ज़रूरी है। पहले नंबर पे आ जाती है इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद डिटेल्स, रूल्स, लिस्ट्स, ऑर्डर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्केड्यूल्स टू एक्सटेंड दैट द मेजर पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी इज़ लॉस्ट। यानी ऐसे इंडिविजुअल्स छोटी छोटी डिटेल्स को लेकर, रूल्स को लेकर और स्केड्यूल्स को लेकर इतना ज़्यादा घुसे रहते हैं कि असल काम का जो पर्पज़ है वो भूल जाते हैं। जैसे अगर हम किसी प्रोजेक्ट की एग्जांपल ले लें कि ये लोग इतना टाइम प्लानिंग अरेंजिंग में लगा देते हैं कि इनका जो एक्चुअल काम होता है वो डिले हो जाता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है शोज परफेक्शनिज्म दैट इंटरफेयर्स विद टास्क कंप्लीशन, अनएबल टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट बिकॉज हैज़ हर ओन स्ट्रिक्टली स्टैंडर्ड्स आर नॉट मीट। अच्छा, ये लोग अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि इनके अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो काम कंप्लीट नहीं होता। सपोज़ अगर ये रिपोर्ट पे काम करें तो हर बार लिखने के बाद ये सोचेंगे कि ये रिपोर्ट परफेक्ट नहीं है, इसे दोबारा लिखना पड़ेगा और ऐसे ही काम डिले होता जाएगा क्योंकि वो ना परफेक्ट होगा ना सबमिट होगा। थर्ड नंबर पे आ जाता है इज़ एक्सेसिवली डिवोटेड टू वर्क एंड प्रोडक्टिविटी to exclusion of leisure activities, friendships not accounted for obvious economic survive necessity। ऐसे लोग इतना काम और प्रोडक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि रिलैक्स करना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, उनके साथ वक्त गुजारना, हॉबीज़ में इंटरेस्ट लेना, इनको बहुत वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। इवन जब उनको ज़रूरत भी नहीं होती पैसों की, फिर भी वो ऐसी एक्टिविटीज़, वर्क या प्रोडक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाकी अपनी लेजर एक्टिविटीज़ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ओवर कॉन्शियसनेस, स्क्रूपुलस, इनफ्लेक्सिबल अबाउट मैटर ऑफ मोरालिटी, एथिक्स, वैल्यूज़ नॉट अकाउंटेड फॉर बाय कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिफिकेशंस। यानी ऐसे इंडिविजुअल्स अपने मॉरल्स को लेके, एथिक्स को लेके, वैल्यूज़ को लेके इतने एक्सट्रीम और रिजिड होते हैं कि अगर कोई किसी किस्म का कोई रूल ब्रेक कर दे, चाहे जो भी रीज़न हो, कोई एक्सट्रीम एमरजेंसी हो, कुछ भी हो, तो ये लोग कहते हैं कि हम माफ़ नहीं करते, हम बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। इनका एटीट्यूड होता है सही तो सही होता है और गलत तो गलत। नेक्स्ट आ जाता है इज़ अनएबल टू डिस्कार्ड worn out or worthless objects even when they have no sentimental values। इनको अपनी पुरानी कबाड़े वाली बेकार चीज़ें फेंकने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, चाहे उनका उनसे कोई इमोशनल कनेक्शन हो या ना हो। ऐसे लोग पुरानी फाइल्स, टोर्न क्लोथ्स या ब्रोकन गैजेट्स सब संभाल कर रखते हैं जस्ट इन केस। 6 नंबर पे आ जाता है इज रिलेक्टेंट टू डेलीगेट टास्क्स आर वर्क विद अदर्स अनलेस दे सबमिट टू एग्जैक्टली हैज आर हर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ऐसे लोग दूसरों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते अपने काम के मामले में, और किसी को काम देते हैं तो वो इसलिए इस शर्त पे देते हैं कि वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ, या ऐसे ही लोगों को वो काम देते हैं जो एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करें जैसे वो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इज अडॉप्ट्स मेजरली स्पेंडिंग स्टाइल टुवर्ड्स बोथ सेल्फ एंड अदर। मनी इज व्यूड एज समथिंग टू बी हॉर्डेड फॉर फ्यूचर कैटास्ट्रॉफ्स। इनका जो स्पेंडिंग स्टाइल है वो बहुत कंजूसों वाला होता है, अपने ऊपर और दूसरों पर बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करते। वो पैसों को स्टोर करते हैं फ्यूचर के बुरे वक्त के लिए, इवन व्हेन इट्स नॉट नीडेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड पे आ जाता है कि शोज रिजिडिटी, स्टबर्डनेस। ये लोग ज़िद बहुत ज़्यादा करते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, अपनी सोच और प्लानिंग या तरीके को चेंज करना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। ये कहते हैं कि मुझे अपने तरीका पसंद है, मैं अपने तरीके से काम करूँगा, मुझे लगता है कि अगर मैं अपने तरीके से नहीं करूँगा तो काम बिगड़ जाएगा। अगर मैं इन सारे सिम्टम्स को कंक्लूड करूँ तो ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रूल्स और ऑर्गेनाइजेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, परफेक्शनिज्म पे इतना टाइम लगा देते हैं कि काम मुकम्मल ही नहीं होता, काम और प्रोडक्टिविटी पे इतना फोकस करते हैं कि इनकी जो लेजर एक्टिविटी और रिलेशनशिप्स हैं ये सारे इग्नोर हो जाते हैं। मॉरल्स और एथिक्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होते, बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, पुरानी और बेकार चीज़ें संभाल कर रखते हैं। डेलीगेट काम जो होते हैं वो अपने तरीके से करना पसंद करते हैं, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते, और पैसे बचाने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा कंजूसों वाली स्पेंडिंग करते हैं, ज़िद और रिजिडिटी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं।
और डायग्नोसिस के लिए इनमें से 4 या 4 से ज़्यादा सिम्टम्स होना ज़रूरी हैं। अगेन ऐसी सिम्टम्स जो इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर हम बात करें प्रिवलेंस की तो रिसर्चेस के मुताबिक ओसीपीडी तकरीबन 2 से लेके 8% पॉपुलेशन में होती है और ये मेल्स में ज़्यादा देखी जाती है। अगेन अगर हम बात करें एटियोलॉजी की यानी कॉजेज़ की तो ओसीपीडी का जो है वो एक कॉज नहीं हो सकता, हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं जैसे जेनेटिक फैक्टर्स। रिसर्चेस सजेस्ट करती हैं कि ओसीपीडी में जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी अगर किसी पेरेंट को या क्लोज फैमिली मेम्बर को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्पेशली क्लस्टर सी क्लासिफाइड डिसऑर्डर है, तो इस इंसान में ओसीपीडी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकंड फैक्टर आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। स्ट्रिक्ट, कंट्रोलिंग या ओवरली क्रिटिकल पेरेंट्स के होने की वजह से भी बच्चे फेयर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और नीड फॉर परफेक्शन डेवलप कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है पेरेंटिंग स्टाइल। अच्छा, पेरेंटिंग स्टाइल भी कॉज हो सकता है। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल जहाँ हर बात पे रूल्स और डिसिप्लिन की बातें हो रही हो तो ओसीपीडी के ट्रेड्स डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बच्चे अगर ऑटोनॉमी, खुद फैसले करने की जो सलाहियत होती है उससे अगर महरूम रहें तो हर काम में कंट्रोल और प्रेडिक्टेबिलिटी ढूंढना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, यानी कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनके साथ ओसीपीडी को डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है ताकि हमारा जो डायग्नोसिस है वो क्लियर हो। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है ओसीडी। अच्छा, ओसीडी और ओसीपीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दोनों में परफेक्शनिज्म देखा जा सकता है लेकिन दोनों काफ़ी डिफरेंट हैं। ओसीडी में आपको ऑब्सेशंस और कंपल्शंस होती हैं, यानी आपके जहन में ऐसे अनवांटेड थॉट्स आते हैं जिनको आप अवॉइड करने के लिए कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, जबकि ओसीपीडी में आपको परफेक्शनिज्म, कंट्रोल और ऑर्डर का ऑब्सेशन होता है, लेकिन ये ईगोसेंट्रिक होता है, यानी आपको लगता है कि आप ही सही हैं। जैसे अगर आपको ना ओसीडी में ऐसा कोई आपके अंदर एटीट्यूड नहीं होता कि मैं ही सही हूँ। ओसीडी वालों को पता होता है कि हमारे जो अनवांटेड थॉट्स हैं उनसे हम बहुत ज़्यादा तंग हैं और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इवन वो लोग अपने थॉट्स को अवॉइड करने के लिए कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं, कोई अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ओसीपीडी वाले सोचते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, हम ही परफेक्ट हैं और बाकी जो लोग कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है या उनके अंदर कोई सही काम करने वाली एबिलिटी नहीं है या वो गलत है। नेक्स्ट आ जाता है होर्डिंग डिसऑर्डर। अच्छा, होर्डिंग डिसऑर्डर में कुछ लोग जो होते हैं वो इमोशनली ऑब्जेक्ट्स के साथ अटैच कर लेते हैं ख़ुद को, इसीलिए वो यूज़लेस चीज़ें फेंकते नहीं हैं, जबकि ओसीपीडी वाले लोग चीज़ें रखते हैं प्रैक्टिकल रीजंस के लिए, फिर उनका फेयर होता है कि वो वेस्ट ना कर दें और आने वाले फ्यूचर में उनको नीड पड़े तो वो चीज़ उनके पास हो ना, तो वो प्रैक्टिकल रीजंस के लिए चीज़ें संभाल के रखते हैं। हालांकि जो होर्डिंग डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं वो उनकी जो इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है चीज़ों से, इसकी वजह से वो यूज़लेस चीज़ें छोड़ते नहीं हैं। नेक्स्ट आ जाता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अच्छा, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले यानी एवीपीडी वाले लोग रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म से डरते हैं, इस वजह से वो सोशल सिचुएशंस में जाते नहीं हैं, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं, अपनी सोशल लाइफ के बारे में इतने ज़्यादा केयरफुल नहीं होते। लेकिन ओसीपीडी वाले लोग वर्कहोलिक होते हैं, अपना जो सारा फोकस है वो शिफ्ट कर देते हैं वर्क पे, जबकि ओसीपीडी वाले जो लोग होते हैं वो वर्कहोलिक होते हैं, अपने रूल्स और परफेक्शनिज्म के चक्कर में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और इनका सारा फोकस जो होता है वर्क पे होता है, जिसकी वजह से वो अपनी सोशल लाइफ को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग एडमिरेशन चाहते हैं, वैलिडेशन चाहते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जबकि ओसीपीडी वाले लोग परफेक्शनिज्म और कंट्रोल में उलझे रहते हैं। ओसीपीडी वाले लोग ज़्यादातर अपने परफेक्शनिज्म को इम्पोज करते हैं, जबकि एनपीडी वाले यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग सिर्फ एडमायर होने के लिए अपना इमेज बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अच्छा, एएसडी में यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में रिजिड रूटीन्स और सोशल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जबकि ओसीपीडी में सोशल डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती, बस लोग अपने रूल्स और परफेक्शनिज्म के चक्कर में ज़िंदगी गुजारने के हक़ में होते हैं और अपने वर्क को ज़्यादा फोकस करते हैं। एएसडी का जो ऑनसेट होता है वो बचपन में होता है, जबकि ओसीपीडी यूजुअली अडल्टहुड के स्टार्ट में डेवलप होना। तो फाइनली यहाँ पर आज हमारे पर्सनालिटी
पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बहुत अच्छे से समझ आएँगे। तीनों क्लस्टर्स और उनकी डेफिनेशंस और उनकी क्राइटेरिया, उनका प्रेवलेंस, एटियोलॉजी और इनके डिफरेंशियल